Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 2 that is vectors. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे लाजमी जाकर देख लें क्योंकि इसे मैंने उससे रिलेट करके पढ़ाया है। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट की टू टाइप्स होती हैं, स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उसकी टू टाइप्स होती हैं। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने लगे हैं। उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम ए और बी के दरमियान कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस का। अब इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक में हमने यहाँ पर लिखा था ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस की वजह से हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो क्या होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब यहाँ पर जो एन हैट है, एक तो ये एक्स्ट्रा आया है, उसके अलावा वहां पर हमारे पास क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा। अब इसको समझते हैं ये कैसे है। वहां पर हम ये कह रहे थे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू सिमिलैरिटी या फिर अलाइनमेंट चेक करनी है, यानी दो वेक्टर आपस में कौन से पॉइंट पर जाकर सिमिलर हो जाते हैं, कौन से पॉइंट पर जाकर अलाइन हो जाते हैं, या फिर कौन से पॉइंट पर जाकर एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, उसके लिए हमने cos थीटा यूज किया था, यानी कि हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते थे और b का वो वाला कंपोनेंट ले रहे थे जो एक ही डायरेक्शन में होता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में केस थोड़ा अलग है, इसमें हमने इसका वो वाला कंपोनेंट नहीं लेना जो कि ए की डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो, बल्कि वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कि ए से परपेंडिकुलर हो। अब वो कैसे, वो इस तरह से, क्योंकि हम इसमें परपेंडिकुलरिटी चेक करना चाह रहे हैं और परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए हमें वही वाला वेक्टर लेना पड़ेगा, वही वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि ए के परपेंडिकुलर हो। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि हम बी वेक्टर के टॉप से एक परपेंडिकुलर गिराएं ए वेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वेक्टर बनता है, ये बी का वो वाला कंपोनेंट है जो अलोंग द ए है, सही है, यानी कि बी कोस थीटा। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमारे पास वेक्टर आ रहा है वो कौन सा वेक्टर होगा, बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया, बी साइन थीटा, यानी कि जो यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ होता है, ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होता है, उसको हम यूज करते हैं ताकि हम परपेंडिकुलरिटी चेक कर सके, सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब एन हैट क्यों आया है, एन हैट इसलिए आया है क्योंकि हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी सी बात है कि होगी। तो जो डायरेक्शन है उसको शो करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर कौन सा है, एन वाला यूनिट वेक्टर यूज किया है ताकि हम डायरेक्शन को शो कर सकें, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट का आंसर आया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। उसके बाद हमारे पास है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब ये कैसे हमारे पास ऑब्टेन हुआ, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी जो दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, विद किसी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ऑफ थीटा के साथ। अब थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो ए और बी वेक्टर के दरमियान में है, सही है। तो अब उसको साइन से मल्टीप्लाई करके हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो वाला कंपोनेंट लेना है बी वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर के, उसके अलोंग ना हो, उससे परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये आपने याद रखना है, यही जो बेसिक और मेन डिफरेंस इनके दरमियान है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के दरमियान, कि वहां पर हम एक तो ए डॉट बी लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखते हैं, और दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि वहां पर हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ एन हैट फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एन हैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
containing A and B। तो अब n हैट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट की, और ये क्या होगा, अब ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। मेन यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि वो जो n हैट है यानी कि वो जो यूनिट वेक्टर है जो कि हमारी A और B के प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी खुद की डायरेक्शन कहाँ पर है, वो मतलब किस तरफ होगा। तो अब वो क्या है, वो इनके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम वेक्टर प्रोडक्ट को परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब है कि n हैट हमारे पास ऐसा वेक्टर है, ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास एक a वेक्टर है, एक b वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो अब ये दोनों वेक्टर जो हैं आपस में कोई एंगल थीटा बना रहे हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये जो a क्रॉस b वेक्टर है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों पर ही ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ये दोनों नीचे की तरफ है, ये इस साइड पे है, ये उस साइड पे, और ये क्या है, सीधा ऊपर की तरफ है। तो ये इन दोनों पर क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि ये इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसी को हम n हैट भी कहते हैं। a क्रॉस b वेक्टर को, जो प्रोडक्ट का वेक्टर है, इसी को ही हम n हैट कहते हैं, क्योंकि यही वो वेक्टर है जो हमें प्रोडक्ट के बाद मिलता है, और यही वेक्टर हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि n हैट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसे हम किस फार्मूले से फाइंड करते हैं। क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई उसमें मैंने ऊपर की तरफ n हैट को बनाया हुआ था, तो वो मैंने ऐसे बनाया हुआ था। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा वो n हैट की डायरेक्शन क्या ऊपर होगी, क्या नीचे होगी, या आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या हर दफा वो ऊपर ही होगी। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए एक पूरा रूल है, फार्मूला है जो कि बड़ा फेमस है, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, राइट हैंड रूल। तो हम राइट हैंड रूल के जरिए पता करते हैं कि हमारा जो n वेक्टर है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला वेक्टर है जो कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो उसके लिए राइट हैंड रूल है, इसे आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ यहाँ से। रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। अब राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड यूज करना है। तो रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। अब आपके पास जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो दो वेक्टर होंगे, एक लेट्स सपोज एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर है, क्योंकि आपके लिए कोई भी फर्स्ट वेक्टर हो सकता है, आप बी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, ए को भी फर्स्ट ले सकते हैं, तो आप जिसको भी फर्स्ट ले रहे हैं ना, उस वेक्टर से आपने अपनी फिंगर को रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में, अब आपने रोटेट करना है फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, सेकंड की तरफ। यानी कि आपने ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड को रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर एंगल ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। अब रोटेट करना है आपने स्मॉलर एंगल्स के साथ, यानी कि आपने हल्का सा आहिस्ता से उसको रोटेट करना है बी, और जहां पर बी वेक्टर है वहां पर आपकी फिंगर टच करें जाके। तो जो जैसे आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस तरह से अगर राइट हैंड हमने रखा हुआ है तो यहाँ से फिंगर को रोटेट करना स्टार्ट किया ए से, और ए से रोटेट करते हुए इस तरफ ले आए हैं जहां पर बी है। जब हम यहाँ पर जाकर ले आएंगे, मतलब हमारी फिंगर्स जो हैं वो बी वेक्टर को टच कर रही हैं, तो जो हमारा थंब है, इरेक्ट थंब है, यानी सीधा थंब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इरेक्ट थंब। तो जो हमारी डायरेक्शन है उसकी प्रोडक्ट की, वो कहाँ पर होगी, थंब के अलोंग होगी, यानी हमारा यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में होगा। अब इस बात को एक दफा फिर गौर से सुन लें कि आपने अपने राइट हैंड को सीधा रखना है, जैसे यहाँ पर राइट हैंड शो हो रहा है, उसकी फिंगर्स को इरेक्ट करना है, यानी स्ट्रेट करना है, सीधा करना है, और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां पर फर्स्ट वेक्टर आपका है। आपका फर्स्ट वेक्टर कोई भी हो सकता है, जो भी आपका फर्स्ट वेक्टर है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें इन एग्जांपल्स में, तो यहाँ पर आर क्रॉस पी लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आर, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है। इसी तरह अगर आप टॉर्क वाले एग्जाम्पल में देखें तो आर क्रॉस एफ, यहाँ पर भी आर ही हमारा जो है फर्स्ट वेक्टर है। तो जो भी फर्स्ट वेक्टर हो उसको उसी से स्टार्ट करना है, वहां पर आपने अपनी फिंगर्स रखनी है आर पर, या जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर, लाइक जहां पर अगर ए है तो ए से स्टार्ट करना है और उस वेक्टर की तरफ रोटेट करना है जो सेकंड वेक्टर है, वहां तक लेके आकर फिंगर को रोक देना है, और जो थंब है वो जिस भी डायरेक्शन में होगा वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की या फिर एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट वाली डायग्राम के अंदर देखें, जैसे इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब अगर इधर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर से अपनी फिंगर्स को स्टार्ट करेंगे रोटेट करना, ए वेक्टर से रोटेट करके हम ले जाएंगे बी की तरफ, और बी की तरफ जाकर रोक देंगे। तो अगर आप खुद से करके देखें अपने पास, तो ए वेक्टर को बी की तरफ अगर आप रोटेट करें तो आपका थंब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है वो क्या होगा,
अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स में जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो टॉर्क की आती है, क्योंकि टॉर्क ज्यादा कॉमन टॉपिक है, आपके आगे भी आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टॉर्क की एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। वो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली? R क्रॉस F। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है खुद भी, और जो ये ऑब्टेन किससे हो रही है? पोजीशन और फोर्स को मल्टीप्लाई करके। पोजीशन और फोर्स जो है वो दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, तो इसका मतलब है दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेन हुई है? एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हुई है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जब वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, इसका मतलब है ये क्या होगा? ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? टा इज इक्वल टू R क्रॉस F है, तो जैसे हमने पीछे A क्रॉस B को AB साइन थीटा एन हैट लिखा था, इसी तरह इसे भी R का मैग्नीट्यूड है, F का मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा एन हैट फॉर द डायरेक्शन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, यानी कि हम पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ। तो ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रहा है, तो इसलिए इसे भी हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और इसे भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन हैट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आ जाती हैं। तो जिस तरह से हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि पहले आप स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ लें, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट करके याद करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज आती होंगी तो आप उसी से रिलेट करके इसकी प्रॉपर्टीज को याद कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एंटी कम्यूटेटिव। वहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव। यानी स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए पॉसिबल है। मतलब कि A डॉट बी, जो हमारा A डॉट बी का आंसर आता है वो B डॉट ए के इक्वल होता है। यानी जो B डॉट ए का आंसर आता है और A डॉट बी का आंसर आता है वो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने? एंटी कम्यूटेटिव। इसका मतलब है नॉट कम्यूटेटिव। यानी ये जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा A क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस ए। अब हाउ? इसका आंसर मैं आपको इस तरह से दूंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर है A और ये वेक्टर है B। अब A और B को अगर हम क्रॉस करें तो क्या होगा? हम A B का क्रॉस लेंगे तो A से हम स्टार्ट करेंगे, A हमारा फर्स्ट वेक्टर है और B क्या है? B हमारा सेकंड वेक्टर है। अगर हम A से अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो क्या करेंगे? हम फिंगर को यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाकर रोक देंगे। थंब क्या होगा? ऊपर की तरफ। अगर थंब हमारा ऊपर की तरफ है तो क्या है? वो थंब हमें डायरेक्शन बता रहा है A क्रॉस B की, और वो क्या बता रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन है। सही है। अब हम अगर B क्रॉस A करके देखें, अब B क्रॉस A का मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया? हमारा B हमारा फर्स्ट वेक्टर है, A हमारा सेकंड वेक्टर है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर को B से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और A तक रोटेट करेंगे। तो अगर हम फिंगर को B से रोटेट करें, अगर हम यहाँ से रोटेट करें तो क्या होता है? B से हम रोटेट करते हुए आएंगे A की तरफ। अब क्या होगा? अब अगर आप अपने राइट हैंड से B से A की तरफ आए, अगर आप खुद से करके देखें तो क्या है? B से जब हम A की तरफ आते हैं तो हमारा थंब क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो हमारे जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब है जब हमने A क्रॉस B किया तो हमारी डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड थी। जब हमने B क्रॉस A किया तो हमारी डायरेक्शन क्या थी? डाउनवर्ड थी। तो अब ये क्या हुआ? अब सेम डायरेक्शन तो नहीं है। इसका मतलब है हमें A क्रॉस B का आंसर और B क्रॉस A का आंसर सेम नहीं मिला। तो अगर सेम नहीं मिला इसका मतलब है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये अगर A क्रॉस B है तो ये माइनस A क्रॉस B है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A बट नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। माइनस के इक्वल है, अगर माइनस लगा दें तब इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन वैसे सिंपली इक्वल नहीं होते। तो द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज pointing upward given by n hat and the direction of B cross A is pointing downward and given by minus n hat, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज जीरो। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो, पैरेलल होने का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी उनके दरमियान क्या एंगल बन रहा होगा? 0 डिग्री। या फिर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों की, यानी कि उनके दरमियान एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री। तो इन केसेस में क्या वो कह रहे हैं कि क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसको चेक करते हैं कि किस तरह से 0 होगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट, ये हमारा फार्मूला है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो अब इसमें क्या करते हैं? सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करके देखते हैं। पैरेलल के लिए 0 डिग्री पुट करेंगे, एंटी पैरेलल के लिए 180 डिग्री पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या वाकई ये 0 आता है।
इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि हम ये पैरेलल के लिए पहले चेक कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, एन हैट वैसे आ जाएगा। अब साइन 0 क्या होता है, साइन 0 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो वो 0 होता है, इसकी वजह से इस पूरे को वो 0 कर देगा और ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या करते हैं, अब एंटी पैरेलल के लिए चेक करते हैं। इसका मतलब है कि हम 180 डिग्री पुट करेंगे थीटा को, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी 0 होता है, और ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, फिर हमारे पास ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बात सही है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज 0। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाते हुए, और अभी भी मैं आपको फिर रिमाइंड करा रही हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको वैसे भी याद रख लें। एक तो आप लॉन्ग या शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, इसके अलावा भी इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखें, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट पैरेलल एंटी पैरेलल का क्या होगा, या फिर ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। इस तरह की जो भी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी इनको आप अपने माइंड में अच्छे से रख लें। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट। अब सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि हम ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें, या फिर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ लें, सेल्फ प्रोडक्ट करके देखें तो क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम एक वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लें, यानी एक वेक्टर को उसके अपने आप से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। तो इसको देखते हैं किस तरह से। ए और ए ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, फिर साइन थीटा एन हैट। अब ये हमेशा याद रखना है आपने कि अगर आपको वैसे उस तरह से याद नहीं रहता तो इस तरह से याद रख लें कि जो भी दो वेक्टर्स होते हैं हम उन दोनों का पहले मैग्नीट्यूड लिखते होते हैं, और फिर क्या करते हैं साइन थीटा लिखते हैं, साथ एन हैट लगा देते हैं फॉर द डायरेक्शन। तो अब क्या हुआ, ए और ए वैसे ही है, थीटा क्या है 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि वेक्टर जो है उसका सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा जाहिर सी बात है दूसरा वेक्टर भी ए है, यानी दोनों सेम है ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे इसका मतलब है वो दोनों पैरेलल हैं, और जब वो पैरेलल हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, उन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होता है 0 डिग्री। और जब वो 0 डिग्री होता है तो क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होता है 0। तो जब ये 0 होगा इससे मल्टीप्लाई होकर तो ए क्रॉस ए आ गया 0। अब इसी चीज को हम यूनिट वेक्टर के लिए भी चेक कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का अगर सेल्फ प्रोडक्ट लें, यानी यूनिट वेक्टर्स को उनके आपस में उनके अपने वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह से है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी 0 ही आता है हमारे पास। अब वो किस तरह से 0 आता है इसको भी देख लेते हैं। आई क्रॉस आई जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड है, फिर दोबारा से आई का मैग्नीट्यूड है क्योंकि दोनों आई हैं, फिर साइन थीटा एन हैट। अब आई क्या है, आई एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, सही है। तो इनका मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं, और फिर थीटा क्या पुट करना है। अब यहाँ पर ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर भी थीटा आएगा 0 डिग्री, और ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से जे क्रॉस जे में अगर हम करें तो सेम इसी तरह से होगा कि इनका मैग्नीट्यूड 1 पुट करेंगे, एंगल 0 पुट करेंगे, और इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही के का भी वही केस है कि के को भी हम इनके मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, एंगल को 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास यूनिट वेक्टर भी सेल्फ प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट कौन सा है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है उनके दरमियान, तो हमारे आंसर क्या आते हैं 0। लेकिन इससे पहले जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें बिल्कुल अपोजिट था। उसमें क्या था, उसमें जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, तो तब क्या आंसर आ रहा था, तब 1 आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 0। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि इनको अच्छे तरीके देख लें, क्योंकि इस तरह के फिर एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज करते हैं पेपर में कि आई डॉट आई क्या था और आई क्रॉस आई क्या था, क्या आई क्रॉस आई 0 था कि आई डॉट आई 0 था। तो इस तरह से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके याद रख लें। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। अब क्या है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किस चीज के इक्वल है, उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब वो देखते हैं किस तरह से। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में 90 का एंगल बना रहे होंगे। तो 90 का एंगल है इसलिए थीटा को 90 पुट कर देते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है तो उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए बी एन हैट। तो हमने देख लिया कि वाकई ये उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर भी हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो हैं वो आपस में क्या रिलेशन बनाते हैं, यानी उनको आप अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को आपस में वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू देखें तो उनके आंसर्स क्या आते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होंगे, हमें पता है कि हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, और जो y एक्सिस के अलोंग होता है वो होता है j, और जो z एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या होता है, वो होता है k। तो अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो इन तीनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि i को पहले हम j से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
जे को के से और के को आई से, इस तरह सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई और जे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे और के भी हो जाएगा और आई और के भी हो जाएगा। तो इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आई जे को मल्टीप्लाई करने से के आएगा, जे के को मल्टीप्लाई करने से आई आएगा और के आई को मल्टीप्लाई करने से जे आएगा। तो अब ये किस तरह से आता है, इस चीज को याद रखने के लिए आप एक डायग्राम याद रख लें। यहाँ पर मैंने बनाई है, नीचे मैंने आई लिखा है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर के है। ये एक सर्कल सा ड्रॉ कर लेना है आपने। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करना है आपने कि आपका आई जो है वो जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, के। यानी कि जो भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीसरे वाला आंसर होगा, सही है। तो जब आई और जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आ रहा है के। तो ऐसा ही है, आई और जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, के। अब क्या करते हैं, अब करते हैं जे और के। जब जे और के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, आई। तो ऐसा ही है, जे और के को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आई। अब अगर हम के और आई को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जे। तो इसी तरह से है कि जब के और आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है जे। तो ये आपने याद रख लेना है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब इसी तरतीब से ही आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तब ये आंसर आएंगे। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपने इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये क्या है, कि एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और हमने साथ नीचे ये भी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस लगा देते हैं तब इक्वल है। इसका मतलब है कि जो आई क्रॉस जे का आंसर आएगा वो जे क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, जो भी आई क्रॉस जे का आंसर होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे जब हम ऑर्डर चेंज कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब आई क्रॉस जे था उसका आंसर क्या था, के था। जैसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया, यानी जे को पहले नंबर पे ले आए और आई को दूसरे नंबर पे ले गए, जे क्रॉस आई किया, ऑर्डर चेंज हुआ तो आंसर के साथ क्या किया, माइनस लगा दिया। इसी तरह से जब जे क्रॉस आई है इसको के क्रॉस जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। के क्रॉस आई है, इसे आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस जे। तो ये हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी एंटी कम्यूटेटिव है ये। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब उसमें भी हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, अगर हमारे पास वेक्टर इस फॉर्म में मौजूद हो, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर हमारे पास कैसे गिवन है, ए एक्स आई हैट, ये आई जे इनके यूनिट वेक्टर हैं, तो अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों इसके कंपोनेंट मौजूद हैं। इसी तरह से बी के भी बी एक्स, बी वाई और बी जी, तो ये तीन तरह के इसके कंपोनेंट मौजूद हैं। तो अगर इस तरह की फॉर्म में वेक्टर हमारे पास आए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके पास वेक्टर ऐसे ही गिवन होगा, वेक्टर इस तरह से नहीं होगा सिंपल ए क्रॉस बी, आपको इसी तरह से दिया होगा ए एक्स ए वाई, यानी ए एक्स की जगह कोई भी वैल्यू होगी 5x 5y 3z 2x 5y 3y, इस तरह का कोई भी वैल्यू इस तरह की दी होगी, तो इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। तो इसके लिए ये है कि हम डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब डिटर्मिनेंट आपने अपने मैट्रिक में मैथ्स में पढ़ा होगा, तो उसमें इस तरह से होता है कि आप जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जिन चीज़ों को आपने एक्सपेंड करना होता है जिनके रिस्पेक्ट, उसे फर्स्ट रो में लिख देते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्या है, आई जे और के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है ना, तो आई जे और के आपने ऊपर लिख देना है। अब नीचे तीनों ए के वेक्टर लिख देने हैं, आई के अलोंग एक्स वाले लिखने हैं, तो एक्स का ए का कौन सा एक्स वाला है, ए एक्स है, फिर जे के अलोंग वाई वाला ए वाई है, के अलोंग जी वाला ए जी है। इसी तरह बी के भी तीनों बी एक्स बी वाई बी जी ये लिख लेने हैं। इसके बाद हमने ये करना है कि इसको एक्सपेंड करना है बाय द फर्स्ट रो। एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो के साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो हमने ये करना है कि जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, ये जो पहला वाला एलिमेंट है यानी आई, इसको एज इट इज लिख देना है। और बाद में ये करना है कि आपने इस पे भी अपनी फिंगर रख लेनी है, इस पे भी अपनी फिंगर रख लेनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, फिर उसके बाद आपके पास बचता है ए वाई ए जी बी वाई और बी जी। आई उसी तरह से लिख लिया आपने, और आपके पास जो बचा था ए वाई ए जी बी वाई बी जी, इसे आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ उस तरह से, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, और आप यहाँ पर इमेजिन करें कि डिटर्मिनेंट आ गया है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए वाई ए जी बी वाई बी जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास जे है, वो लिखना है, लेकिन साइन क्या लगाना है, माइनस का। अब ये जो साइन होते हैं ना, ये अल्टरनेटिव होते हैं, यानी जैसे यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस है, इसी तरह के साथ प्लस है, अगर आगे होता तो फिर हम माइनस लगा देते, इसी तरह प्लस माइनस करते जाते हैं। तो हमारे पास ये माइनस जे आ गया है। अब यहाँ पर भी वैसे करना है कि अब जे माइनस जे आपने पहले बाहर लिख लिया, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को भी छुपा लेना है और अब सेकंड कॉलम को छुपा लेना है। फर्स्ट रो आपने कांस्टेंट है, आपने हर दफा इस पे हाथ रखना है, क्योंकि आप इसी से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो इसको आपने छुपा लेना है अपनी फिंगर से। और जे है तो अब ये क्या है, अब ये कौन से कॉलम में लाया कर है, कॉलम है इसका सेकंड, तो सेकंड वाले कॉलम पे भी आपने अपनी फिंगर रख लेनी है, सही है।
जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास कौन से एलिमेंट बचे, ax, az, bx और bz। इन चारों को क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेना है, सही है। अब यहाँ पर भी आपने डिटर्मिनेंट लिख लिया, अब प्लस क्या करना है, फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास k। अब k है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिंगर रखेंगे थर्ड कॉलम में, क्योंकि ये थर्ड कॉलम का पार्ट है, और फर्स्ट रो पे आप फिंगर रखेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, ax, ay, bx और by। अब ये आपके पास डिटर्मिनेंट में यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास तरीका होता था, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने ये करना है, जैसे i को जब हम ले रहे थे तो i के लिए हमारा क्या बनना था, क्योंकि हमने इसको भी छुपा लिया, इसको भी छुपा लिया, तो अब ये वाला जो है आपके पास, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये आपके डिटर्मिनेंट में यहाँ पर होंगे। तो जब ये बचेंगे तो इसके लिए क्या करते होते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, कि जो ये वाला एलिमेंट है इसे इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और उसके बाद इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम ए वाई को बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई बी जी, दरमियान में आ जाएगा माइनस, और उसके बाद आ जाएगा ए जी बी वाई, सही है। उसके बाद हमारे पास माइनस जे वैसे ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, इसके लिए हमने किया था कि फर्स्ट रो को छुपा लिया था और सेकंड कॉलम को छुपा लिया था। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, ए एक्स, ए जी, bx और bz। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ax को bz के साथ, तो ये आ जाएगा ax bz माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे az को bx के साथ, तो ये आ जाएगा az bx प्लस k। अब हमारे पास वैसे ही है, तो अब क्या किया था हमने, यहाँ पर थर्ड कॉलम को हाइड किया था और फर्स्ट रो को, तो अब ये हमारे पास कौन से वाला बचा, ये वाला हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा। तो अब इसको क्या करेंगे, ax by और माइनस ay bx, ax by माइनस ay bx। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म वाले जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे, जो न्यूमेरिकल में भी आपके पास आएंगे, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मतलब हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पढ़ें, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, बल्कि लाजमी सी बात है कि उसकी कोई ना कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट की देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को हमने क्यों पढ़ा, ये हमें कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है। तो वैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हमें परपेंडिकुलरिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या करता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया। अब ये हमें एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एरिया के बारे में किस तरह से देता है, इसको हम देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर ये बात है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कौन सी है, पैरेललोग्राम वो वाली whose two adjacent sides are represented by these two vectors। अब देखें, आप इसे डायग्राम से देखें फिर आपको सही से समझ आएगी। ये हमारे पास एक a वेक्टर है, ये क्या है, ये एक b वेक्टर है, ठीक है। अब ये a है, b है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक लाइन से इसे यहाँ से यहाँ करके मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। आपको पता है पैरेललोग्राम इस तरह की शेप की होती है। तो अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है तो इसकी दो साइड्स कौन सी हैं, हमारे पास जो हमारे दो गिवन वेक्टर्स हैं वो इसकी दो साइड्स हैं, यानी कि इसकी दो साइड्स हमें पता है, एक हमारे पास a वेक्टर है, दूसरी हमारे पास b वेक्टर है। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are represented by these vectors, जिसकी दो साइड्स ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या होगा, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, सही है। तो इस तरह से ये हमें एक पैरेललोग्राम का एरिया बता रहा है, यानी इस तरह से हमें ये एरिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, a क्रॉस b है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आया, और वो आपको पता है हमने राइट हैंड रूल से इधर से फिंगर्स रोटेट करके इरेक्ट थंब के अलोंग हमने ये डायरेक्शन निकाली है, और ये a क्रॉस b के भी इक्वल है, और इसी को हम n हैट भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दी, वही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि कंसीडर टू वेक्टर्स a एंड b रिस्पेक्टिवली टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों जो है ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स हैं। एंगल बिटवीन दीज वेक्टर वो क्या है, वो थीटा है। और उसके अलावा वही जो मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताया कि द यूनिट वेक्टर n हैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया, वो इस एरिया की डायरेक्शन देता है, विच इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, और वो क्या होती है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए ये प्लेन ही है ना, ये एक नीचे की तरफ प्लेन है आपका, दो वेक्टर से मिलके बन रहा है, और ये इसके परपेंडिकुलर क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।